हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 14 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच आर फॉर्मुलेटेड बाय द हेनरी फ्योल हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। सो लेट्स कवर। तो आज का जो सेशन है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सो लेट्स कवर। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम फ्योल प्रिंसिपल्स के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर फ्योल प्रिंसिपल्स के नाम से आए तभी आपको सेम यही टॉपिक लिखना होगा जो कि हम आज के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। सो रिगार्डिंग दिस, डिफरेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैव एक्सप्लेन डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिसर्च। जैसे कि हमने अभी अर्लियर लेक्चर्स में ही डिस्कस किया था, बहुत सारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स आए जिन्होंने अपने अपने प्रिंसिपल्स दिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिसर्च, और उसके बाद फाइंड आउट किया कि भाई इस तरीके ये प्रिंसिपल इफेक्टिव है मैनेजमेंट इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सेम इसी तरीके से हेनरी फ्योल, अ फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ फ्रांस, हैज डिस्क्राइब 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन हिज बुक जिसका नाम था जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगेन आई एम सेइंग हेनरी फ्योल, अ फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट। तो हेनरी फ्योल एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे फ्रांस के जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स का कॉन्सेप्ट दिया, और ये कॉन्सेप्ट इन्होंने अपनी जर्नल बुक मैनेजमेंट की जो बुक थी वहां से लिया। ठीक है, सो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन हिज बुक जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। सो रिगार्डिंग दिस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड नॉट रिजिड so that change can be made in them in the case of need. Okay, the 14 principles given by फ्योल, फर्स्ट वन है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। एक मिनट रुकिए, कैमरा सेट करने दीजिए। ठीक, ओके। सो फ्योल ने जो प्रिंसिपल दिए इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क या फिर डिवीजन ऑफ लेबर। दिस प्रिंसिपल ऑफ फ्योल टेल अस that as far possible the whole work should be divided into the different part and each individual should be assigned only one part of the work according to his ability and taste rather than giving whole work to one person. ठीक है, फ्योल ने कहा कि भाई जो भी काम है काम को डिवाइड कर दीजिए, काम को डिवाइड कर दीजिए, सब डिवाइड कर दीजिए, और जितने भी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में हैं उनको टास्क को असाइन कर दीजिए। असाइन ओनली वन पार्ट ऑफ द वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, उसकी एबिलिटी के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से हमें उन्हें क्या करना है, वन पार्ट ऑफ द जॉब असाइन करनी है। ठीक है, इस तरीके से स्पेशलाइजेशन लीड होगा और जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। व्हेन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल परफॉर्म द सेम जॉब रिपीटेडली, he will be become an expert in doing the particular part of whole job. Consequently, the benefit of specialization will become available. ठीक है, अगर वर्कर सेम काम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने फील्ड में, अपने टास्क में एक्सपर्ट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन लीड हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कि भाई जो भी लोग काम कर रहे हैं वो एक्सपर्ट बन रहे हैं अपने एरिया में, और कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो फ्योल का फर्स्ट प्रिंसिपल यही था, डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड वन है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो इन हैंड, यानी कि सेम, पहली चीज क्या है कि भी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो को एग्जिस्ट है, एक साथ एग्जिस्ट करती है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो इन हैंड। इट मीन्स दैट व्हेन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज गिवन अ पर्टिकुलर वर्क एंड ही इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट्स। आप किसी को कोई भी काम दे रहे हो तो आप उसको रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाइए कि भाई जो भी आप काम कर रहे हो उसका रिजल्ट आना चाहिए। दिस कैन बी पॉसिबल
only when he is given sufficient authority to discharge his responsibility. और ये तभी हो सकता है जब आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ जो भी सफिशिएंट अथॉरिटी है उसको भी असाइन करोगे, ताकि वो अपने काम को बेटर तरीके से परफॉर्म कर सके, प्रॉपर होल डिसीजन मेकिंग कर सके, और जितनी भी डिजायर्ड आउटकम है उसको वो तभी अचीव कर पाएगा जब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ आपको एग्जिस्ट करोगे. ठीक है. इट इज़ नॉट प्रॉपर टू मेक person responsible for any work in the absence of authority. So fuel, the result of authority is responsibility. It is the natural result of authority and essentially another aspect of authority. And whenever authority is used, responsibility are automatically born. Okay. So this is second principle, authority and responsibility. Third one है discipline. Discipline is essential for any successful work performance. Fuel consider discipline to mean obedience, respect for authority and the observance of established rules. Discipline can be established by providing good supervision at all levels, clearly explaining the rules and implementing a system of reward and punishment. A manager can present a good example to his subordinate by disciplining himself. ओके. तो डिसिप्लिन जो फ्यूल ने थर्ड प्रिंसिपल दिया वो क्या था? डिसिप्लिन. इन्होंने बताया दिस मस्ट बी एप्लीकेबल इन द ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट. चाहे हम किसी भी लेवल की बात करें, हर लेवल पे एप्लीकेबल होना चाहिए. और कहीं ना कहीं डिसिप्लिन इज जरूरी है फॉर द सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस. अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज चाहते हो, वर्किंग एफिशिएंसी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हो, देन यू हैव टू बाउंड योर वर्कर्स अंडर डिसिप्लिन. तो वही प्रिंसिपल्स फ्यूल ने दिया. फ्यूल कंसीडर डिसिप्लिन टू मीन ओबीडियंस, यानी कि जो भी आपका सीनियर है आप उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और जो भी रूल्स हैं आप उनको प्रॉपरली फॉलो करेंगे. ठीक है. उसके बाद फोर्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी कमांड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट ए टाइम. ठीक है. यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि भाई अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आप एक बार में किसी एक इंडिविजुअल बॉस के इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करेंगे. ठीक है. दैट एम्प्लॉय शुड बी आंसरेबल ओनली दैट है सुपीरियर. If there are many superiors giving order to same employee, he will not able to decide as to which order is to be given priority. ठीक है. अगर एक बार में एक से ज़्यादा लोग अगर इंस्ट्रक्शन देंगे तो कहीं ना कहीं वो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि हमें किसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए और किस तरीके से काम को प्रोसीड करना चाहिए. तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यूनिटी ऑफ कमांड. सेकेंड नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है देयर शुड बी वन हेड फॉर वन प्लान फॉर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव. लोग जो काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन में यूज करते हुए हमें फाइनली जो भी हमारे कॉमन पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, उनको हमें अचीव करना चाहिए. तो वही प्रिंसिपल यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. In other words, there should be one planned action for group of activities having the same objective and there should be one manager to control them. Okay. After that, next one principle is subordination of individual interest to general interest. The principles can be named priority to general interest over the individual interest. According to this principle, general interest on the interest on the organization is above everything. ठीक है. तो यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को वैल्यू दे रहे हैं रेदर देन हम किसी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को. अगर हम बात करें, इफ वन इज आस्क्ड टू प्लेस इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड द जनरल इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू प्रायोरिटी, तो हमें क्या करना है, जो जनरल इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटी देनी है. डेफिनेटली द जनरल इंटरेस्ट विल बी प्लेस एट द फर्स्ट प्लेस, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम प्रोसीड कर रहे हैं. ठीक है. जैसे कि एग्जांपल कोट करता हूं यहाँ पे, इफ अ मैनेजर टेक सम डिसीजन विच हार्म हिम द पर्सनल बट रिजल्ट इन द ग्रेट प्रॉफिट टू द कंपनी, ही शुड बी सर्टेनली गिव प्रायोरिटी टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. ठीक है. जैसा कि कोई भी मैनेजर कोई भी डिसीजन ले रहा है लेकिन कहीं ना कहीं वो डिसीजन उसको पर्सनली उसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है. ठीक है. लेकिन कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है. ठीक है.
और ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है अगर उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो वहाँ पे वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेगा, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज। फ्यूल इज द ओपिनियन that employees should get a fair remuneration so that employee and the owners find equal amount of satisfaction। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेम्यूनरेशन मीन्स टू से वेजेस एंड सैलरीज जो कि हम अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो फ्यूल कहते हैं, फ्यूल का जो 7th प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय, इट सेज दैट फ्यूल इज वन ऑफ द ओपिनियन, उनका ओपिनियन था कि भी एम्प्लॉय शुड गेट अ फेयर रेम्यूनरेशन सो दैट एम्प्लॉय गेट फेयर, जो भी उनका सेटिस्फैक्शन है वो प्रॉपर मेंटेन रहे। इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजर टू इंश्योर दैट एम्प्लॉय आर बीइंग पेड रेम्यूनरेशन अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। उनके काम के हिसाब से हमें उनको वेजेस, सैलरी देनी है, वेजेस देनी है। हाउएवर दे आर नॉट पेड प्रॉपरली फॉर देयर वर्क, दे विल नॉट डू देयर वर्क विद परफेक्ट डेडिकेशन एंड द ऑनेस्ट एंड कैपेसिटी। ठीक है, अगर किसी भी वर्कर को उसके काम के हिसाब से अगर हम रेम्यूनरेशन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट उसकी परफॉर्मेंस पे पड़ेगा, डेडिकेशन, ऑनेस्टी और कैपेसिटी के हिसाब से वो काम नहीं कर पाएगा। सो दिस प्रिंसिपल ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, remuneration to employees. After that next one है centralization and decentralization. According to this principle the superior should adopt effective centralization instead of complete centralization and complete decentralization. तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट सेंट्रलाइज ही है या फिर कंप्लीट डिसेंट्रलाइज भी है। बाय इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन फ्यूल डज नॉट मीन दैट अथॉरिटी शुड बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, he feels that superior should keep the authority of taking important decision in their own hand, while the authority to take daily decision and decision of less importance should be delegated to the subordinate। उनका ऐसा मानना था कि भाई बहुत ज़्यादा जो रेयर डिसीजंस हैं वो सेंट्रलाइज होने चाहिए और जो डे टू डे टास्क है, डे टू डे जो ऑपरेटिव फंक्शंस है रिगार्डिंग दैट डिसीजन मेकिंग, उनको आपको क्या करना है, डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि डेलीगेट करना है। ठीक है, तो यही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। इसके अपने अपने नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के। उसके बाद है स्केलर चेन। स्केलर चेन मीन्स इट रिफर्स टू फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी विच मूव फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सारी चीजें क्या है, स्ट्रेट लाइन में क्या है, प्रोसीड करेंगी हाई से लेके लोअर की तरफ। This chain must be followed in the strict manner. It means each communication must move from top to bottom and vice versa, यानी कि bottom to top। तो जो भी कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा है वो एक चेन में होना चाहिए, टॉप से लेके मिडल, मिडल से लेके लोअर की तरफ। सेम इसी तरीके से अगर ऑपरेटिव स्टाफ को कोई प्रॉब्लम है तो वो मिडल लेवल को कन्वे करेगा, तब उसके बाद मिडल लेवल हाई लेवल को कन्वे करेगा। सो दिस इज रिगार्डिंग स्केलर चेन। फ्यूल का ओपिनियन था द चेन मस्ट बी फॉलोड इन द स्ट्रिक्ट मैनर, इट मीन्स कम्युनिकेशन मस्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। ओके, फ्यूल हैज एक्सप्लेन द प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ लैडर। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन है ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर अ राइट पर्सन शुड बी प्लेस इन द राइट जॉब एंड द राइट थिंग शुड बी प्लेस ऑन द राइट प्लेस। हर चीजें प्लेस पे होनी चाहिए, राइट पर्सन राइट जॉब पे होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फ्यूल एवरी एंटरप्राइज शुड बी टू डिफरेंट ऑर्डर मटेरियल, ऑर्डर ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज एंड सोशल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो सिक्वेंस में होने चाहिए, उनका ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि भी राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब एंड राइट थिंग शुड बी ऑन द राइट प्लेस, ताकि हम उसको टाइम पे इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको टाइम पे अचीव कर सकें। ठीक है, सो मेंटेनिंग दीज टू ऑर्डर्स प्रॉपरली इंश्योर दैट एवरीबॉडी नोज हिज वर्क प्लेस, what he is to do and from where he would get the required material. All available resources in the organization will be utilized properly. Okay, next one है equity. The principle tells that the manager should treat their subordinate in the just a kind manner so that they develop a feeling of dedication and attachment of their work. All the employees should be treated equally and
इम्पार्शियल। ओके, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। इसमें हम बात कर रहे हैं कि भाई फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मैनेजमेंट इट इज एब्सोल्युटली हार्मफुल टू चेंज द एम्प्लॉय फ्रिक्वेंटली। तो जो लोग काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, अगर आप उनको फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहोगे तो कहीं ना कहीं उनकी वर्किंग एफिशिएंसी पे उसका इफेक्ट पड़ेगा और वो स्पेशलाइज नहीं हो पाएंगे अपने टास्क में। तो वो एक पोजीशन पे सर्टेन टाइम पीरियड के लिए फिक्स होनी चाहिए। तो वही यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि आपका जो जॉब टाइम पीरियड है वो थोड़ा फिक्स होना चाहिए। 13 नंबर पे जो प्रिंसिपल है वो है इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इनिशिएटिव मीन्स द कैपेसिटी टू वर्क व्हाइल एक्सप्रेसिंग वन थॉट्स अकॉर्डिंग टू फेयोल। फेयोल ने कहा कि भी इट इज द ड्यूटी ऑफ मैनेजर टू एनकरेज द फीलिंग ऑफ इनिशिएटिव ऑफ हिज एम्प्लॉयज। मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो अपने वर्कर्स को मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, ताकि उनके अंदर एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, इनिशिएटिवनेस इंक्रीज हो और वो उसी हिसाब से डेडिकेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो प्रिंसिपल है वो है स्प्लिट द कॉर्प्स। एज पर दिस प्रिंसिपल मैनेजर शुड कंटिन्यूसली मेक एफर्ट्स टू डेवलप अ टीम स्पिरिट। मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो टीम एक तरीके से टीम बिल्डिंग का काम करे, टीम स्पिरिट अमंग द सबऑर्डिनेट। टू डू दिस ही शुड यूज द वर्ड वी इंस्टेड ऑफ ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन विद देयर सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो वहां पे क्या करना है, आई की जगह वी की तरह काम करना है कि वी आर डूइंग, वी आर वर्किंग, वी हैव मेड, इस तरीके से, ताकि वहाँ पे टीम स्पिरिट को हम प्रमोट करें और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को फर्दर और बेटर इम्प्रूव करें। ठीक है, सो दीज ऑल आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच आर गिवन बाय हेनरी फेयोल्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।